अभी 2025 का चुनाव होने वाला है बिहार में, और बिहार में अखिल भारतीय दुसाध महासंघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं इंजीनियर अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं। और अरविंद कुमार जी से हम जानना चाहेंगे कि जो लगातार बिहार में आवाज उठ रही है कि दुसाध समाज की जो भागीदारी है बहुत कम है, और दुसाध समाज का जो आवाज उठना चाहिए संसद में, सदन में, बिहार विधानसभा में, वो नहीं उठ पा रहा है और तमाम तरह की बातें सामने निकल के आ रही है। उसी विषय पे आज हम इंजीनियर अरविंद कुमार जी से जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों कई संगठनों ने मिलकर एक चेतना का भी आयोजन किया था, चेतना सभा का आयोजन किया था। फिर भी अगर क्या वजह है कि दुसाध समाज इतना जागृत हो रहा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाह रहा है? तो पहला सवाल सर, क्या वजह है विधानसभा चुनाव में, किस वजह से लोग अभी जागृत हो रहे हैं सर? देखिए, जागृत, नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि अगर कोई जागृत हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है, तो अच्छी बात है। और रह गया विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसको लेकर जागृत हो रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो गणतंत्र है चुनाव पर आधारित है। चुनाव से ही हम अपना मत दे करके सरकार चुनते हैं। उसमें अगर जागरूक हो रहे हैं तो कोई बुरा बात नहीं है, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो जातिगत सम्मेलन की बात आप कर रहे हैं, जातिगत सम्मेलन की आप जो बात करते हैं, तो जाति सम्मेलन हो, ठीक है, अपना जाति एक एक करके आ रहा है, लेकिन जो संविधान में हमारा प्रावधान है, चाहे वो चुनाव के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, वो हमारा वर्ग के आधार पर है। वर्ग मीन्स अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। जातिगत आरक्षण की व्यवस्था संविधान नहीं करती। तो मेरे विचार से उचित यह रहता है कि यदि हम लोग वर्ग आधारित अगर चेतना जागृत करते, वर्ग आधारित ये करते तो बेहतर होगा जी। और ये एक साथ सबको मिलकर लेकर के चलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा जी। सर देखिए, आपने कहा कि हम लोग वर्ग आधारित जो सम्मेलन करते तो अच्छा होता, लेकिन आप देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से लोग सम्मेलन कर रहे हैं, कभी राजपूतों का होता है, कभी भूमिहारों का होता है, कभी साव का होता है, कभी और भी किसी जाति का होता है। तो जातीय सम्मेलन बिहार में जिस तरह से बढ़ रही है, हर जाति के लोग, हर जाति के लीडर अपना अपना शक्ति प्रदर्शन में, अभी आपका जैसे धोबी समाज, बैठा समाज का भी गांधी मैदान में आंदोलन हुआ, और तेली समाज का भी आंदोलन हुआ। तो अगर आपके समाज का भी अगर आंदोलन होता है तो क्या हर्ज है सर? नहीं, बिल्कुल हर्ज नहीं है। देखिए, जाति तो लगभग 5000 सालों से समाज में चला आ रहा है। तो जब जाति तंत्र चला रहा है तो लोग जाति को भूल थोड़े सकते हैं। समूचा जो भी एट्रोसिटीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जाति आधारित ही हो रहा है। जातिगत सम्मेलन करना बहुत बुरा नहीं है। मेरा ये कहना था कि बेहतर होता यदि वर्ग आधारित होता तो। अच्छा बताइए सर कि आपने ऐसा कोई आंदोलन देखा जो सिर्फ और सिर्फ वर्ग आधारित आंदोलन हो रहा है, पार्टियां जो कर रही है वो अलग छोड़ के? बिल्कुल। लेकिन स्पष्ट उदाहरण है, जब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के पर सुप्रीम कोर्ट का और ये का जब हुआ था, तो हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग ने पूरे एकजुट होकर के इसमें सब आंदोलन में साथ लिया था। तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के पीछे हटना पड़ा था और इसको पुनर्बहाल करना पड़ा था। इससे वर्ग आधारित आंदोलन का इतिहास बहुत बुरा नहीं है। जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी आंदोलन है वर्ग आधारित आंदोलन है, वो जाति आधारित आंदोलन नहीं होता है। और जो भी सामाजिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो करती है वर्ग आधारित आंदोलन करती है, किसी जाति को आगे नहीं बढ़ाती है। जाति आंदोलन ये इसलिए करना है कि जाति स्तर पर भी लोग आगे बढ़े। 6700 जातियां भारत में है। यदि सब जाति अलग अलग करने लगे तो ठीक है, जाति को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप सब एक साथ मिल करके नहीं आगे बढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कई 2000 से ऊपर जातियां थी, लगभग सही आंकड़ा तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जातियों को वर्ग में कर दिया, क्योंकि कई जातियां बिखरी हुई थी, अलग अलग थे, उसको एक वर्ग में कर दिया, SC/ST OBC माइनॉरिटी। तो अगर अभी की जो सरकार है जाति जनगणना भी कराने जा रही है, तो फिर उनका जो कॉन्सेप्ट है उनको खंडित किया जा रहा है। वर्ग से आप एक तो हम लोग जात से वर्ग में आए और फिर वर्ग से सरकार जो है जात की तरफ धकेल रही, यानी कि हम लोग पीछे की तरफ हट रहे हैं, और जो हम लोग का एकता जो था
वो कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है, कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इस बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, कुल मिला के लगभग 6,700 की जातियां हाँ। अभी भारतवर्ष में है। सरकार ने कहा है कि जाति का जनगणना कराएंगे, अच्छी बात है, सभी जाति की स्थिति पता चल जाएगी। जहां तक लेकिन आरक्षण की बात है, आपकी किसी योजना बनाने की बात है, जिसको लेकर होता है कि डाटा जमा किया जाए, डाटा के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी। तो क्या 6,700 योजनाएं अलग अलग बनेगी, अलग ये सबका आंकड़ा रख करके बनेगा? क्योंकि संविधान, अगर मान लिया कि आरक्षण की ही बात है, अभी अनुसूचित जाति का 16%, 17%, 15% जो आरक्षण है, तो इसमें जो इतनी जातियां हैं तो क्या हर जाति का अलग अलग आरक्षण है? नहीं, वर्ग आरक्षण है। तो जातीय जनगणना को भी जोड़ेंगे तो वर्ग का बनेगा, लेकिन जो छोटी जातियां हैं, जिसकी जनसंख्या कम है, वो तो किसी हद तक हतोत्साहित होंगी। अभी अनुसूचित जाति में 4-5 जातियां हैं जिनका संख्या एक अच्छे स्तर पर है, बाकी सभी तो छोटे छोटे स्तरों पर है। तो उनका मनोबल टूटेगा, घटेगा, पॉलिटिकल पार्टियां उनकी तरफ देखना नहीं चाहेंगी, तो विकास कैसे? और तो उनका तो पतन होगा ना। तो इसे जाति जनगणना से बेहतर था कि सरकार एक वर्ग की जनगणना कराते और वर्ग की जनगणना के अनुसार योजना तैयार किया जाता। वर्ग जनगणना के अनुसार आप कोई ये बनाते ताकि विकास आगे बढ़े। जाति जनगणना करने से बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। चिराग पासवान जी ने एक बात कही है कि जैसे कि आप गणना कराइए, जाति जनगणना, लेकिन उस आंकड़े को सरकार अपने तक सीमित रखे, ताकि वो सरकार कोई भी योजना लाए, योजना बनाए तो उससे उसका लाभ उठा सके। अगर वो पब्लिक में आंकड़ा जाता है तो पब्लिक में विभेद बढ़ेगा। इस पर कई नेताओं ने विरोध किया। क्या आप इस बारे में क्या समझते हैं सर? एकदम गलत बात है भाई, जब गणना कर रहे हैं तो पब्लिक को जानने का अधिकार है। अगर सरकार ने कोई आंकड़ा तैयार कर रहा है, सरकार किसी चीज को ही कर रही है, तो जनता क्यों नहीं जाने, क्यों केवल सरकार के बीच में रहे? मैं इसका विरोध करता हूँ, मुझे ये बात पसंद नहीं पड़ती है। जो सरकार यदि जाति की जनगणना करा रही है, तो जैसा चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, मात्र सरकार के स्तर पर रखा जाए तो उचित नहीं, सबको जानने का अधिकार है। कई लीडर कह रहे हैं कि भाई, नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक वरिष्ठ लीडर कहें कि भाई गरीबी और अमीरी की गणना होनी चाहिए। जाति गणना से पहले कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर है, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो, इससे कोई लेना देना नहीं, जिससे समाज को फायदा हो। आपको क्या लगता है, गरीबी अमीरी गणना जरूरी है कि जाति आधारित गणना? हमारे अभी तक हम लोग का आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं और सरकार को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितने गरीब और कितने अमीर है। ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न है भाई। और जो नेता इस तरह का प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब है कि वो उनकी सोच उच्च स्तरीय नहीं है। मैं नाम नहीं जानता हूँ किनका ऐसा ये है, लेकिन जब सरकार के पास ये आंकड़ा ही नहीं है कि हमारे पास कितना गरीब है और कितने एक अच्छे हैं, तो क्या हम विकास करेंगे गरीबों का? सरकार के पास पहले से आंकड़ा होनी चाहिए, और जिसके आधार पर प्लानिंग कमीशन है, ये सब बन रहा है, तो किस पर बन रहा है भाई? जब आंकड़ा ही नहीं आपके पास है तो क्या बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार के पास ये आंकड़ा उपलब्ध होना चाहिए और होगा। कई दलित लीडर कहते हैं कि भाई आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपने भी सुना होगा, कई दलित लीडर का आता है कि जो समृद्ध लोग हैं वो आरक्षण को छोड़ दें सहजता पूर्वक, जिससे कि निचले तबके के जो गरीब हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। और इस पर कई लोग विवाद भी शुरू कर दिए हैं। नहीं, तो ये तो रामविलास जी के टाइम में आया था, चिराग जी भी कभी तो ऐसा कहे, और कई नेता लोग ऐसा कहते हैं। ये मांझी जी का भी आया था बयान की जो अमीर लोग हैं आरक्षण छोड़े। तो मैं कहता हूँ कि आरक्षण गरीब और क्या आरक्षण सब लोग छोड़ दे, लेकिन साथ में एक और छोड़े। जन्म के आधार पर जो अब भेदभाव मानव मानव में हो रहा है, इसको छोड़िए ना। जिस दिन जन्म के आधार पर मानव मानव में भेदभाव छूट जाएगा और सभी बच्चों को एक समान सुविधा और एक ये मिलेगा, तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। कोई आवश्यकता आरक्षण की नहीं है। आप भेदभाव करना छोड़िए और सबको समान सुविधा उपलब्ध कराइए। जी, भेदभाव की बात कहें तो अभी अनुराग कश्यप की फिल्म आई है फूले फिल्म के बारे में आप जानते होंगे, जिसका कड़ा विरोध किया गया कई लोगों द्वारा और सेंसर बोर्ड द्वारा उसके कई सीनों को काटा गया। देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। आप क्या फूले भेदभाव पे बनी फिल्म है फूले, ज्योतिबा फूले, आप क्या समझते हैं जो 3000 पहले जिस जाति के साथ भेदभाव किया उस पे जो क्या बीती होगी, जबकि वो फिल्म में जो भेदभाव दिखाया गया है उसको लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कितना मार्मिक और दर्दनाक सीन होगा उस टाइम में, जबकि वो सीन में नहीं देखना चाहते हैं और कुछ लोग उसके मुक्त भोगी हैं, उनके पूर्वज मुक्त भोगी।
क्या समझते हैं फूले फिल्म्स के बारे में, क्या आपकी राय है? देखिए, फुल फिल्म को तो मुझे देखने का भी अवसर नहीं मिला है, जी, क्या लेकिन हाँ। मैंने उसके बारे में सुना है। और जहाँ तक इसके विरोध की बात है, तो इसका विरोध तो जो है सामंती वर्ग ही कर सकता है। जब हम स्थिति की वस्तु अनुराग कश्यप एक अच्छे फिल्म निर्माता है, और उनके फिल्म निर्माण में जो सच्चाई का पक्ष रहता है अधिक रहता है, लेकिन निर्माण में कुछ स्तर पर कुछ कहानी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ जोड़ा भी जाता है। लेकिन फिर भी यह मान के चलना चाहिए कि फूले फिल्म जो है वो एक अच्छे स्तर पर बनी होगी, और यदि उसमें अत्याचार को दिखाया गया है तो लोगों को महसूस करना होगा कि किस तरह के हमारे पूर्व पहले के लोग इसको झेल करके आए हैं और उसके आधार पर आरक्षण करते हैं। ऐसे मैंने फूले जी को पढ़ा है, और फूले जी की किताब गुलामगिरी और चाहे और सब उनकी जो पुस्तकें मेरे पास हैं, मैंने उनका जीवन चरित्र को पढ़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु में से एक गुरु हमारे ज्योतिबा फूले थे, और तो उन पर जो फिल्म बनी होगी अच्छी ही बनी होगी, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, और उसको अच्छा से प्रदर्शित होकर सबको देखने का मौका मिलना चाहिए। कई लोगों का मांग है कि फूले फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, आप? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह की फिल्में को टैक्स फ्री नहीं की जाएगी तो किसको करिएगा। ये मार काट वाले और लव स्टोरी वाले फिल्म को जो समाज में कुछ प्रेरणा दे रहा है, समाज के लोगों को जो कुछ जागृत कर रहा है, तो इस फिल्म को टैक्स फ्री निश्चित रूप से करना चाहिए। मेरा बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि कम से कम बिहार में तो फूले फिल्म को टैक्स फ्री अवश्य किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और सामाजिक स्थिति या सामाजिक जो परिस्थिति पूर्व में थी उससे परिचित हो। सर, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के द्वारा दुसाध चेतना सम्मेलन किया गया, क्या राय रखते हैं उस बारे में, उस सम्मेलन के बारे में? देखिए, सम्मेलन तो बात की चीज है, पहले अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ ये कहाँ से आया, मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का ही एक एक्सटेंडेड विंग है, जो हमारे संगठन अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद से कुछ सालों पहले अलग होकर के बना था। क्योंकि हम लोग से उस संगठन के लोगों का वैचारिक मतभेद था, तो हम लोग को संघ को छोड़ के छोटी संख्या में लोग अलग हो गए, और बाद में उन्होंने अलग संघ बनाया और ये काम कर रहा है। जहाँ तक दुसाध ये का महासंघ बनाने की बात है, तो दुसाध जाति की संख्या सरकारी गणना के अनुसार 65 लाख बिहार में है। जो हमारा संगठन जो गणना कराया तो करीब 85 लाख के आसपास आता है। तो 85 लाख बिहार में है, और मुश्किल से 2-3 लाख आपका दिल्ली में है, कुछ हल्का फुल्का राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त दुसाध जाति सामान्यता नहीं पाई जाती है, कहीं कहीं कुछ एक दो अगर बस गए हो तो अलग बात है। जहाँ तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात है, तो बिहार में 6 सीटें अनुसूचित जाति की संसद में रिजर्व है, जिसमें 2 सीट से हमारे जाति के लोग ही जीत कर गए हैं, और जिसमें एक केंद्रीय मंत्री भी है। और जो बिहार में जो अनुसूचित जाति की कुल सीटें हैं, उसमें से 12-13 सीट पर हमारे लोग जीते हुए हैं, हमारे जाति के लोग जीते हैं। तो इस तरह से हमारा राजनीतिक तो जो कहते हैं कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व इतने अच्छे स्तर पर प्राप्त होने के बाद भी यदि बिहार में अत्याचार दुसाध पर होता है, और यह संसद में और राज्य विधानसभा विधान परिषद में अगर नहीं इसकी आवाज उठती है, तो कहीं यह है कि प्रतिनिधित्व पर प्रश्न उठता है कि क्या पर क्या बात है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है जी। अच्छा, अब आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के बारे में, तो मुझे भी ये जानकारी है कि 176-77 के आसपास में भारत में पूरे ये दुसाध संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 90% संगठन बिहार में ही कार्यरत है। जिनको भी थोड़ा मोड़ा अपना विचार अलग लगता है, एक छोटा सा ले लेते 50-100-200 हजार की एक अलग संगठन बना लेते हैं जी जी। लेकिन इस तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय महासंघ जैसा कोई भी हुआ हो, या इसका चुनाव हुआ हो, या इस कहीं इन पर कोई ये हो, तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उस संगठन को होगा, तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमारा संगठन दुसाध उत्थान में सबसे बड़ा संगठन है, जिस पर इस चेतना रैली जो आपने कहा कि हुआ है, इसके बारे में कोई सूचना हम लोग को औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। अनौपचारिक रूप से प्राप्त हो रहा है, तो हमारा संगठन वैचारिक मतभेद होने के कारण शरीक नहीं हुआ था, और हमारा अपना कार्यक्रम चल रहा है। हर एक जिला में हमारा जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं, और हमारे जिला स्तरीय सम्मेलन में भी अच्छी खासी भीड़ आती है। आपने कुछ फोटो वीडियोज वगैरह देखे होंगे हमारे जिला स्तरीय के, चाहे भागलपुर में हुआ हो, दरभंगा में हुआ हो, अभी तुरंत खगड़िया में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में, इस जिले में हम लोग करने का प्रस्ताव चल रहा है। और जहाँ तक राज्य स्तरीय सम्मेलन करने का है, तो हम लोग आपस में
कोर कमेटी की बैठक करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमारा एक तो हमारी जाति गरीब जाति की श्रेणी में आती है, लोग आना जाना पटना इतना आसान नहीं रहता है, और चंदा उगाह करके संगठन रैली करना, ये सब करना हमारा संगठन का, हमारा दुसाध उत्थान परिषद संगठन का कार्य नहीं है। तो हम लोग कोर कमेटी की बैठक करते हैं और अधिक से जिला अध्यक्ष और जिला सचिव को ही बुलाते हैं, और उसमें बैठक होती है, मंत्रणा होती है, उसमें निर्णय तय किए जाते हैं। हम लोग गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर से लोगों की क्या समस्या है उसको जमा करते हैं, कम से कम उसको ये किया जाता है, उसको मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, और जितना हो सके हम लोग जो हम लोग के स्तर से हो सकता है उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं, संबंधित पदाधिकारी को सूचित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा काम अपना चल रहा है। हम लोग किसी महासंघ और संगठन के ये नहीं के लिए आश्रित नहीं है। सर, आपका कहना है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो हमारे बिरादरी में लगभग अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन आपको किस कमी खलता है, जैसे दुसाध में क्या कमी खल रहा है कि इसको और होना चाहिए? राजनीतिक ठीक है, आपने कहा कि भाई हम लोग इतना मंत्री हैं, इतना विधायक हमारे जीत के आए हैं, तो आपको क्या कमी खल रहा है इसमें कि आप उस दुसाध में बढ़ना चाहिए? नहीं, जहां भी दुसाध पर अत्याचार हो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। अच्छा। और सरकार स्तर पर, सरकार के बाहर में भी, और ये प्रेस के माध्यम से और सब जगह से इसकी आवाज उठनी चाहिए, आवाज दबना नहीं चाहिए। जो आदमी अत्याचार सह लिया तो क्या आगे बढ़ेगा? अत्याचार को सहना नहीं चाहिए, जिस स्तर पर हो हर स्तर पर उसका विरोध होना चाहिए, या राजनीतिक स्तर पर हो, संसद में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, पंचायत में हो, जिला परिषद में हो, आपस में हो, तो हमारा प्रतिरोध रुकना नहीं चाहिए। बाबा साहब चौहरमल के हम लोग वंशज हैं, और जहां भी अन्याय होगा तो प्रतिकार हम लोग करेंगे ही। इस भावना से ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज निश्चित आगे बढ़ेगा। सर, एक बिहार से सवाल है, आपने कहा कि लोगों को अन्याय नहीं सहना चाहिए, तो आपने बिहार में लगभग आज तक 6 पासवानों का दर्दनाक तरीके से हत्या कर दिया गया, और आपके जिस प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि इतना है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं उस बारे में बात किया। तो क्या लगता है, इन लोग जो प्रतिनिधित्व वास्तव में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? सर नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। जहां भी दुसाधों पर अत्याचार हुआ, ये हुआ है, तो पॉलिटिकल स्तर पर भी विरोध हुआ है, ऐसा बात नहीं है, उसकी बातें उठाई गई है, लेकिन इस पर इसका क्या प्रतिफल आया बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, यदि जाति पर ये हुआ है तो उसकी आवाज आई। तो सर क्या एक सवाल, आप गए वहां पे, स्पॉट पे पहुंचे, उन लोगों से हाथ मिलाए, उन लोगों को आंसू पहुंचा और कुछ आर्थिक मदद की, कुछ सामाजिक मदद की, इससे लड़ाई खत्म नहीं होती। जिन लोगों ने उनकी हत्या की उन लोगों को सलाखों तक पहुंचाना, उनको सजा तक दिलाना, क्योंकि हमारे समाज के, जिस तरह आपके समाज के गरीब वंचित लोग हैं, केस लड़ना तक दूर की बात है, थाना के दहलीज तक पहुंचते पहुंचते उनका मनोबल टूट जाता है। वैसे लोगों को आपको काफी मदद की जरूरत है। सिर्फ फोटो खिंचा लेने से और उनको संतावना देने से उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेद का विषय, इसको कैसे आप ठीक करेंगे? नहीं, आपके बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जितना मदद उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसी को प्रतिपूर्ति करना है, इसी को आगे बढ़ाना है, और हमारे अपने प्रतिनिधियों को, हमारे अपने जागरूक लोगों को, हमारे जो समाज के जो नेता है उनको भरपूर ताकत से इस पर अपने जो हमारे वंचित लोग हैं, जो हमारे सताए हुए लोग हैं, उनको मदद करनी चाहिए, ताकि उनको किसी तरह की जो जितना हर संभव मदद हो सके। और सरकार को प्लस प्रशासन और ये पुलिस को, न्यायपालिका को भी से भी मेरा अनुरोध रहेगा, यदि इस तरह की कहीं मैटर आता है तो स्वतः संज्ञान लेकर के भी आप पीड़ित को न्याय दिलावे, पीड़ित के प्रति ये करें। ये बहुत मानवता की सेवा है और इसमें पीछे हटना किसी को नहीं। सर, लास्ट सवाल है कि जिस तरह से आप दुसाधों के उत्थान की बात करते हैं, अगर बिहार और पूरे देश में अगर किसी तरह का किसी दुसाध पे अत्याचार हुआ, किसी भी आपके समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, तो आप किस तरह उन लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं और किस तरह का मदद पहुंचाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा संगठन बहुत बड़ा है, तो हमारा संगठन राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर से लेकर के पंचायत स्तर, गांव स्तर तक है। तो हमें इसका फायदा ये मिलता है कि हमें जहां कभी घटना होती है तो उसकी सूचना तुरंत मुख्यालय तक, हम लोग जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर से होते हुए जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है। तो पहुंच जाने के पश्चात में हम लोग देखते हैं कि इस पर क्या किया जा सकता है, विचार होता है। और जहाँ तक कहीं पत्र लिखना हो, चाहे डीजीपी को लिखना हो,
थाना को लिखना हो, डीएम को लिखना हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखना हो, तो ये कार्य जिला स्तर से या राज्य स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से जहाँ से होता हुआ कार्रवाई की जाती है। बहुत स्तर पर ऐसी कार्रवाई की गई है। और प्लस कुछ अगर सहयोग की आवश्यकता हो तो हम लोग वहाँ के स्थानीय लोगों को कहते हैं कि आपस में चंदा, हम लोग चूंकि चंदा ज़्यादा हम लोग के पार्टी के पास कोई फंड वगैरह नहीं है, तो हम लोग वहाँ के स्थानीय लोगों को कहते हैं क्योंकि आपके जगह का है तो आप लोग लोकल चंदा कुछ करके कुछ अगर यदि आवश्यकता हो तो उनको मदद करें, उनको मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आप उनको जाके मदद करें। और इस तरह हम लोग प्राय हर घटना के पीछे हम लोग हमारा संगठन लगा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बातचीत में आपको कैसा लगा, क्या लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें। अगर कोई त्रुटि लगता हो तो कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आखिर समाज के विकास के लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्या कुछ सुविधा बढ़ानी चाहिए। तमाम बातों को आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभियंता अरविंद कुमार जी, जो काफी सामाजिक व्यक्ति हैं और इनसे संपर्क करने के लिए। अब आपको एक बात और बता दूं, मैं अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार प्रदेश का अध्यक्ष तो हूँ ही जी। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है उसने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। और मैं अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के भी अन्य राष्ट्रों में यदि कोई ऐसा होगा तो उस राष्ट्रीय बैठक में ही भाग लूंगा और प्लस वहाँ के बैठक को देखूँ, वहाँ के मैटर को भी देखूंगा। और ये अभी एक सप्ताह पहले मुझे इसकी सूचना प्राप्त। चलिए, इन्होंने बहुत सुंदर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।